हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th की आपका जो होम साइंस है उसका चैप्टर नंबर 3 के क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, वो भी हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर 3 का एमसीक्यू नहीं है, ये चैप्टर नंबर 2 का है। अब क्यों है वो भी सुन लीजिए। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि जो भोजन देने के डैश तरीके होते हैं, मतलब कि भोजन देने के कितने तरीके होते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँ, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें हमारे 2 तरीके दिए गए हैं, लेकिन आंसर क्या बता रही हूँ मैं, 3, मतलब कि 3 तरीके, मेरी तरफ से 3 तरीके मैं बता रही हूँ। तो क्यों बता रही हूँ, जो भोजन देने के तरीके हैं वो हमारे 3 ही होते हैं। पहला होता है मुंह के द्वारा, दूसरा होता है अंतःशिरा के द्वारा और तीसरा होता है नली के द्वारा। ये बात आप अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ चुके होंगे अच्छे से। अब अगर यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि भोजन देने के कितने तरीके होते हैं, तो हम आंसर नंबर 3 यानी कि 3 को ही टिक करेंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि बेहोशी की हालत में किसी व्यक्ति को भोजन देना है तो उसके कितने तरीके होते हैं या हमारे पास कितने विकल्प होते हैं उस व्यक्ति को भोजन देने के, तो हम उस केस में हम क्या करेंगे, जो 2 प्रकार हैं उनको राइट करेंगे। ठीक है, अगर बेहोशी की हालत में पूछा जाए या फिर व्यक्ति से मुंह के द्वारा खाना जो है वो नहीं खाया जा रहा है, उस हालत में व्यक्ति के पास केवल और केवल 2 तरीके होते हैं। लेकिन अगर भोजन देने के तरीके पूछे जाते हैं, खाली भोजन देने के, तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं। मेरे ख्याल से आपकी ये वाली जो कन्फ्यूजन थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य जनसंख्या में निम्नलिखित से किस को रोकने के लिए है। अब यहाँ पे जन स्वास्थ्य पोषण आपके चैप्टर का नाम है, तो इसके उद्देश्य, इसके लक्ष्य क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो ये जनसंख्या में किस चीज़ को रोकने के लिए किया जाता है, इसका कार्य, इसका लक्ष्य किस चीज़ को रोकने के लिए होता है। पहला है यहाँ पे अल्प पोषण, दूसरा है अति पोषण, तीसरा है अनुकूलतम पोषण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड एंड फर्स्ट एंड डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जो जन पोषण स्वास्थ्य है उसका लक्ष्य होता है अल्प पोषण को भी रोकना और साथ ही साथ अति पोषण को भी रोकना। क्योंकि हम सभी को पता है कुपोषण, हम जो भारत देश है वो कुपोषण का दोहरा भार लेकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग अल्प पोषण के भी शिकार है और काफ़ी लोग अति पोषण के भी शिकार है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ गया है। एक बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। अब देखिए, क्वेश्चन है, भारत में जन्म लेने वाले कितने बच्चे कम जन्म भार वाले बच्चे होते हैं, अर्थात जन्म के समय उनका भार 2500 ग्राम या 2.5 kg से कम होता है। इस प्रश्न में बोला गया है कि हमारे भारत में ऐसे कितने बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं तब उनका भार जो है वो क्या होता है, कम होता है अधिक बच्चों की तुलना में। यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 2.5 kg से भी कम भार के होते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शंस है लगभग 1/3, बी है लगभग आधा, सी है लगभग चौथाई, इनमें से कोई भी नहीं, और डी है पता नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। देखिए सी तो नहीं होगा क्योंकि तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, डी भी यहाँ से कट हो जाएगा। फिर बचा आपके पास लगभग आधा या फिर लगभग 1/3। तो इसे अपने ऑप्शंस यानी कि करेक्ट आंसर को बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। 1/3 संख्या में जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो जन्म के समय 2.5 किलो से भी
कम भार के होते हैं, यानी कि उनका जो वेट होता है वो 2.5 किलो से भी कम का होता है। अगला प्रश्न है तीसरा हमारे सामने, जब शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम होता है, यानी कि जब शरीर का जो भार है वो आयु यानी कि एज के अकॉर्डिंगली उचित भार यानी कि प्रॉपरली वेट से कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है अति भार, मोटापा, अल्प भार और डी है सूक्ष्म पोषकों की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट होगा, अल्प भार। क्योंकि जब बच्चे या किसी भी व्यक्ति का जो आयु है उसकी आयु के हिसाब से उसका जो वेट है वो काफ़ी कम है, तो उसको हम अल्प भार की श्रेणी में डाल देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, चौथा प्रश्न है, जन्म के समय कितने भार वाले बच्चे कम जन्म भार वाले बच्चे होते हैं? तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 किलो। क्योंकि जो बच्चे 2 किलो के होते हैं वो क्या है, जन्म के समय उनका जो भार है वो कम होता है। तो देखिए अगला प्रश्न है पांचवा हमारे पास, भारत कुपोषण यहाँ पे का आ जाएगा, का नहीं लगाया तो यहाँ पे आप का लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही पाए जाते हैं। क्या यह वाक्य सही है या गलत? तो क्या ये वाक्य जो मैंने भी पढ़ा ये ट्रू है या रॉन्ग, यानी कि सही है या गलत? जल्दी से बता दीजिए अपनी कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके पास, आप सभी को इसका आंसर पता है, तो सभी को आंसर करना है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। चाहे गलत करो चाहे सही करो, कुछ नहीं होगा इससे। आप अगर सही करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और अगर आप गलत करते हो तो आपको पता चल जाता है कि मुझे किस चीज़ पे मेहनत करनी है। इसलिए जल्दी से बताइए आंसर इसका। तो देखिए मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी ने बताया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही। क्योंकि जो भारत है वो कुपोषण का दोहरा भार जो है वो उठा रहा है, मतलब कि हमारे भारत में अल्प पोषण भी है और अति पोषण भी है, इसलिए ये जो वाक्य है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा, किसी व्यक्ति द्वारा पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन की स्थिति डैश है। तो किसी व्यक्ति द्वारा पोषक तत्वों की कमी हो या फिर अधिकता हो यानी कि ज़्यादा लेता हो, या फिर असंतुलन हो यानी कि उसका कोई बैलेंस ही नहीं है, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति को हम कहेंगे कुपोषण। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुपोषण। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊर्जा की कमी से होने वाली बीमारी है। अब ऊर्जा की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। अपने ऑप्शंस देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, दूसरा है मरासमस, तीसरा है क्वाशियोकोर, चौथा है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए मुझे जल्दी से, ऑप्शंस आपके पास हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आ गया हमारे पास 8वां प्रश्न। देखिए कुपोषण का दोहरा भार है, तो कुपोषण का दोहरा भार क्या होता है? अति पोषण और अल्प पोषण। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे हम? सी कर देंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे अति पोषण और अल्प पोषण दोनों को ही हमें करेक्ट करना है। अगला है आपके पास 9th क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? अब जो घेंघा रोग है वो किसकी कमी से होता है, जिसे हम गलगड़ बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन है आपके पास, पहला है विटामिन सी, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है लोहा, चौथा है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। आई होप आप सभी ने बताया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने करेक्ट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जो है वो हो जाता है। और घेंघा रोग में क्या होता है, जो व्यक्ति की जो गर्दन होती है वो सूज जाती है, उस पर स्वेलिंग आ जाती है, वो मोटी हो जाती है उसके शरीर के कंपैरिजन में। अगला प्रश्न है 10वां, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, देख लीजिए। नए उत्तकों का निर्माण व टूटे हुए उत्तकों की मरम्मत किसकी मदद से होती है? तो उत्तकों क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं। आपने साइंस में पढ़ रखा है टिश्यूज किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर होते हैं।
तो नए उत्तकों का निर्माण व टूटे उत्तकों की मरम्मत किसकी मदद से होती है, यानी कि कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो टिश्यूज़ को बनाता भी है और उन जो टूटे हुए टिश्यूज़ हैं उनकी मरम्मत भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो हो जाती है आपकी कंप्लीट। मैंने 10 क्वेश्चंस आपके करा दिए हैं, मींस 20 हो गई हैं, क्योंकि पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 अगर हम देखते हैं तो 10 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट हो गए हैं। ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 1 में मैंने कराए हैं क्वेश्चंस, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। चाहे आप 1 करो चाहे आप 2 करो, और आंसर्स तो देने ही हैं, लेकिन कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो से आपको कितनी हेल्प होती है, आपके लिए क्या ये हेल्पफुल है या नहीं, कैसा मैं पढ़ाती हूँ, या मेरे MCQs आपको कैसे लगते हैं। और अगर कुछ नई चीज़ मुझे इसमें ऐड करनी चाहिए तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। अब टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा यूनिक क्लासेस के नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो देनी पड़ती है, इसलिए हम सीधा टेलीग्राम पर ही दे देते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप लिंक से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।